इंस्पेक्टर साहब, उसने मार डाला। यह आप क्या कह रही है? आपका नाम क्या है और किसने किसको मार डाला? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने अपने बेटे को मार डाला है। घबराते हुए एक औरत पुलिस को फोन करती है। जब एक गोद ली हुई बेटी ने अपने असली माता पिता के साथ दोबारा मिलने का फैसला किया तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह उसके जीवन का सबसे खराब फैसला होगा। हालांकि वह शायद अपने परिवार के साथ फिर से रिश्ते को मजबूत करने की तलाश में थी, लेकिन वह रिश्ता और भी खराब स्थिति में परेशान करने वाला मोड़ ले लेगा, यह उसे पता नहीं था। आज हम उन घटनाओं की विनाशकारी श्रृंखला पर नजर डालेंगे जिसने एक आदमी को, एक पिता को, एक क्रूर हत्यारे में बदल दिया। वे कहते हैं कि खून पानी से अधिक गाढ़ा होता है, लेकिन जब इस मामले की बात आती है तो यह साबित हो जाएगा कि यह कहावत हर बार सच साबित नहीं होती है। आइए इस खूनी केस के बारे में बात करते हैं। 20 साल की उम्र में एक युवा व्यक्ति के रूप में स्टीफन प्लेटेल ने सैन एंटोनियो की एक कम उम्र की लड़की को शादी के लिए तैयार कर लिया, जिससे उनकी मुलाकात इंटरनेट पर हुई थी। फिर वह उस युवा लड़की से मिलने के लिए न्यूयॉर्क में अपने घर से टेक्सास में उसके घर जाता है। साल था 1995 और लड़की थी 15 साल की एलिसा। दोनों के माता पिता उसे रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं, भले ही एलिसा उस समय एक बच्ची थी। दोनों ने अपना रिश्ता जारी रखा और एलिसा जल्द ही गर्भवती हो गई। 1998 में जनवरी के दिन स्टीफन से मिलने के ठीक 2 साल बाद 17 साल की युवा एलिसा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और अपने होने वाले पति स्टीफन के साथ मिलकर उसने एक लड़की को जन्म दिया। एलिसा ने कथित तौर पर स्टीफन को अपनी नवजात बेटी, जिसका नाम उन्होंने डेनिस रखा था, का शारीरिक शोषण करते देखा था। एलिसा के अनुसार वह डेनिस को इतनी जोर से चुटकी काटता था कि जिससे उसे असहाय बच्ची के शरीर पर चोट के निशान आ जाते थे। लेकिन स्टीफन यही नहीं रुकता था। वह अपनी बेटी को एक बक्से में बंद करके तब तक रखता था जब तक उस बक्से की ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाती थी, जिससे वह बच्ची फीफक फीफक कर रोती थी। लेकिन दुख की बात है कि ये केवल उन कथित दुर्व्यवहारों में से कुछ थे जो उनकी बेटी को अपने पिता के हाथों सहने पड़ते थे। तंग आकर एलिसा ने एक ठोस कदम उठाया और सबसे कठिन कामों में से एक किया जो एक माँ यकीनन कर सकती थी। उसने अपने बच्चे को गोद देने का फैसला किया ताकि उसका 8 महीने का बच्चा जीवित रह सके और खुश रह सके। स्टीफन और एलिसा की बेटी डेनिस को एंथनी और केली फुस्को ने गोद लिया था, जिन्हें बहुत दयालु और खुले दिल वाले लोगों में से एक बताया जाता था। उन्होंने बच्ची का नाम केटी रखा और उसे डोवर, न्यूयॉर्क में उनके खुशहाल घर में उनके साथ रहने के लिए भेज दिया गया। वहां केटी बड़े लाड प्यार में पलकर बड़ी हुई। उधर दूसरी तरफ पूरे समय उसके जन्म देने वाले माता पिता स्टीफन और एलिसा प्लेटेल साथ रहे और उनकी एक और बेटी हुई। केटी को गोद लेने के लगभग 10 साल बाद एलिसा को लगा कि वे अब बड़े हो गए हैं और अधिक परिपक्व हो गए हैं और इसलिए बच्चों की परवरिश करने में अधिक सक्षम हैं। उनके कुल 2 बच्चे थे, दोनों बेटियां। जब इस जोड़े ने अपनी 2 लड़कियों की परवरिश की तो जोड़े के बीच तनाव बढ़ गया था। एलिसा ने कहा कि उसके गुस्सैल पति का व्यवहार उनकी पूरी जिंदगी के दौरान जारी रहा। एलिसा ने कहा कि जब वह परेशान होता था तो वह घर में तोड़फोड़ मचा देता था, दीवारों में छेद कर देता था। एलिसा का तो यह भी दावा था कि स्टीफन लगभग 8 वर्षों तक एक भी स्थिर नौकरी नहीं कर सका, जिससे उनके और उनके 2 बच्चों के भरण पोषण का बोझ एलिसा के कंधों पर आ गया था। स्टीफन के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के कारण वह हमेशा चिंता में रहती थी। एलिसा ने बाद में स्टीफन के असली चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि मैं हमेशा इस डर में रहती थी कि स्टीफन कहीं कुछ गलत ना कर दे। उसका मूड कैसा भी हो, सब जानते थे और वह मूड अक्सर खुशनुमा नहीं होता था। हमारे बच्चों के सामने घर में खूब चीख पुकार मचती थी, ढेर सारी चीजें तोड़ दी जाती थी। जब स्टीफन और एलिसा को उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक सूचना मिली तो उनकी जिंदगी में खुशी जैसे वापस लौट आई। यह मैसेज उनकी पहली संतान केटी से था, जो अब 18 साल की हो गई थी। उसने अपने रियल माता पिता का पता लगाने में मदद के लिए केटी ने इंटरनेट का सहारा लिया और वह उन्हें ढूंढने में सफल रही। फिर कुछ दिन उनकी मैसेज पर केटी से बात भी हुई,
इसके बाद केटी कॉलेज जाने का अपना फैसला बदल लेती है। अब केटी कॉलेज जाने के बजाय अपने रियल माता पिता और छोटी बहनों के साथ रहने के लिए हेनरिको, वर्जीनिया चली गई। केटी के फोस्टर पेरेंट्स को यह सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि केटी अपने निर्णय लेने के लिए अब काफी बड़ी हो गई है। केटी अब अपने माँ बाप के घर आ तो गई थी, पर केटी के आने के बाद उसके माता पिता के रिश्ते अब और भी ज्यादा खराब हो गए थे। स्टीफन जब भी अपनी बेटी केटी के आसपास होता था तो उसका व्यवहार बदल जाता था। एलिसा ने यहाँ तक बताया कि स्टीफन ने अपनी दाढ़ी कटवाकर और अपना पहनावा बदलकर खुद को युवा दिखाने का प्रयास करना चालू कर दिया था। केटी और स्टीफन के बीच बढ़ती नज़दीकियों को देखते हुए एलिसा ने केटी को उस दुर्व्यवहार के बारे में बताया जो उसने उसके बाप से झेली थी जब वह एक बच्ची थी। लेकिन इस खबर से केटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। इसके बजाय पिता और बेटी और भी करीब आ गए थे। स्टीफन और केटी के बीच हालात उस समय और भी अजीब मोड़ पर आ गए थे जब 40 साल का स्टीफन केटी के बेडरूम के फर्श पर सोने लगा। स्थिति से चिंतित होकर एलिसा ने स्टीफन से पूछा कि उसे केटी के कमरे में सोने की क्या जरूरत थी। यह सुनकर स्टीफन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और घर से बाहर निकल गया। स्टीफन का अपनी बेटी के प्रति स्नेह अब पिता पुत्री के रिश्ते से हटकर कुछ अलग ही तरह का हो गया था। अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। फिर 2016 के नवंबर में अपने पति और बेटी के नाजायज संबंधों से अभी भी अनजान एलिसा घर छोड़कर चली जाती है और तलाक के लिए कोर्ट में याचिका डाल देती है। फिर तलाक के बाद उन दोनों ने अपनी 2 छोटी बेटियों की कस्टडी बांट ली और केटी स्टीफन के साथ उसी घर में रहने लगी। अब उन दोनों को रोकने वाला घर में कोई भी नहीं था। दोनों जम के एक दूसरे के साथ अपनी शारीरिक भूख मिटाया करते थे। फिर कुछ महीने बाद मई में एलिसा को अंततः अपने पूर्व पति और अपनी बेटी के नाजायज रिश्ते के बारे में पता लग गया, जिससे उसे बहुत आघात पहुंचा था। एलिसा को यह सब जानकारी अपनी 11 साल की बेटी के जर्नल से मिली थी, जिसमें उसने अपने पिता और अपनी बड़ी बहन के नाजायज रिश्तों के बारे में सब कुछ लिखा था। उसमें यह भी लिखा था कि केटी प्रेग्नेंट है। पिताजी कहते हैं कि वे केटी के साथ पति पत्नी जैसा महसूस करते हैं। उसने उस डायरी में आगे लिखा था कि मेरे पिता शैतान है और उन्हें लोगों को टॉर्चर करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, और मेरी बड़ी बहन भी एक शैतान है। उसने अपनी डायरी में उन दोनों की शैतानों की तरह दिखने वाली आकृतियां भी बनाई थी और अंत में डायरी में उसने लिखा कि 1 मिनट रुको, अगर मेरे पिता शैतान है और मेरी बड़ी बहन केटी इंसान है तो फिर जो बच्चा पैदा होगा वह आधा शैतान और आधा इंसान होगा। उसी के पति ने अपनी ही बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया था। यह सब सोचकर एलिसा पागल हुई जा रही थी। उसने फिर स्टीफन को फोन किया और उसे गालियां निकालते हुए बोली, बेहिया आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आई यह सब करते हुए? वह तुम्हारी अपनी बेटी है, यह तुमने उसके साथ क्या किया है? इस पर स्टीफन कहता है, तुम्हें नहीं पता कि हम दोनों प्यार में हैं और हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। एलिसा को अब स्टीफन से घिन आने लगी थी। उसने पुलिस को फोन करके स्टीफन की शिकायत भी की और पुलिस से अपनी बेटी केटी को स्टीफन से बचाने की अपील भी की। हालांकि पुलिस ने दोनों छोटी बेटियों से पूछताछ की, लेकिन स्टीफन और केटी में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया और वे एक ही छत के नीचे एक साथ रहते रहे। 20 जुलाई की गर्म गर्मी के दिन स्टीफन और केटी ने अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला किया। वे शादी करने के लिए मैरीलैंड गए। मैरीलैंड राज्य में पिता और पुत्री का विवाह कानूनी नहीं है, इसलिए जोड़े ने अपने विवाह आवेदन पर संबंधित होने के बारे में झूठ बोला और परिणामस्वरूप कानूनी रूप से शादी के बंधन में बंध गए। यह शादी पहले से ही डराने वाली थी। इस पर इस शादी में स्टीफन की मां ग्रेस, केटी के फोस्टर पेरेंट्स एंथनी और केली फुस्को भी शामिल हुए। उन्हें कई परेशान करने वाली तस्वीरों में मुस्कुराते हुए और स्टीफन और गर्भवती केटी के साथ शादी का आनंद लेते देखा गया। जाहिर तौर पर एंथोनी और केली फुस्को केवल इसलिए उपस्थित हुए क्योंकि उन्हें लगा कि इस शादी को वह लोग रोक तो सकते नहीं है, इसीलिए इस शादी के लिए उन्होंने हाँ कर दी थी। फिर कुछ ही महीनों बाद 1 सितंबर 2017 को केटी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने बेनेट रखा। हालांकि उनकी नई शादी और जवान बेटे की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई।
स्टीफन और केटी को 4 महीने बाद जनवरी में गिरफ्तार किया गया और वापस वर्जीनिया भेज दिया गया। पुलिस ने स्टीफन, केटी और उनके बेटे बेनेट का आपसी रिश्ता जानने के लिए उनका डीएनए परीक्षण कराया। दोनों पर आधिकारिक तौर पर अनाचार, व्यभिचार और अपराध में योगदान देने का आरोप लगाया गया था। अदालत में स्टीफन प्लेटेल के वकील ने यह समझाते हुए गैरकानूनी विवाह को उचित ठहराने की कोशिश की, यह मामला एक 18 वर्षीय लड़की का है जो एक 40 वर्षीय व्यक्ति के दरवाजे पर आती है, जो अपनी पत्नी के साथ कठिन समय से गुजर रहा है। उनके बीच एक बंधन है क्योंकि वे जैविक रूप से संबंधित हैं, लेकिन यौन संबंध बनाने से पहले वे एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे। वह उसे इतना प्यार करता था कि जिसकी वजह से उसने बाप बेटी के रिश्ते को भी भूल जाना उचित समझा। इन सब के बावजूद स्टीफन को जमानत मिल जाती है और उसे रिहा कर दिया जाता है। न्यायाधीश ने उन्हें वर्जीनिया राज्य नहीं छोड़ने और केटी से कोई संपर्क नहीं रखने का आदेश दिया। हालांकि अदालत ने स्टीफन को अपने बेटे से मिलने से इनकार नहीं किया और बेनेट की देखभाल के लिए उसे स्टीफन की मां को सौंप देने का आदेश दिया गया। पर एलिसा को जज का फैसला बहुत चुकाने वाला लगा, क्योंकि उसका मानना था कि स्टीफन को कभी भी उत्तरी कैरोलिना वापस जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, क्योंकि वहां वह अपने घर से हथियारों को लेकर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। उसका मानना था कि ग्रेस चाहकर भी स्टीफन को बच्चे से मिलने से रोक नहीं पाती। केटी को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया और उसे स्टीफन के साथ कोई संपर्क न रखने का भी आदेश दिया गया। उसने न्यूयॉर्क में अपने फोस्टर पेरेंट्स के पास वापस जाने का फैसला किया। हालांकि केटी ने संपर्क न करने के आदेश को तोड़ दिया और स्टीफन को फोन किया और उससे कहा कि वह अपना रिश्ता खत्म करना चाहती है। यह बात सुनकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया और उसमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर गया कि इस दुनिया में उसके पास केटी और बच्चा ही बचे थे। इसके बाद हालात ने विनाशकारी मोड़ ले लिया। 11 अप्रैल 2018 को स्टीफन अपने नवजात बेटे बेनेट को लेने के लिए अपनी मां के घर गया और उसे बताया कि वह केटी से मिलवाने के लिए बच्चे को न्यूयॉर्क ले जा रहा है। उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उस छोटे लड़के को स्टीफन के साथ अकेला सौंपना उस असहाय बच्चे के लिए मौत की सजा होगी। स्टीफन लड़के को उत्तरी कैरोलिना के नाइटडेल में अपने घर ले गया, जहां उसने उसका गला घोंट दिया और उसके छोटे बेजान शरीर को एक कोठरी में छोड़ दिया। यह स्टीफन के जानलेवा तांडव की केवल शुरुआत थी। वह घर से निकल गया और रात में 600 मील की दूरी तय करके न्यूयॉर्क पहुंचा, जहां उसने तड़के केटी से भिड़ने की योजना बनाई थी। अगली सुबह स्टीफन एंथोनी और केली फुस्को के घर पहुंचा। वह चुपचाप अपनी नीली मिनीवैन के अंदर से परिवार का पीछा करता रहा। वह फुस्को की पारिवारिक दिनचर्या से परिचित था और वह जानता था कि वे अंततः कनेक्टिकट में केटी की फॉस्टर दादी से मिलने के लिए निकलेंगे। जैसा कि अपेक्षित था, केटी और एंथोनी अपने घर से निकले और अपने टोयोटा पिकअप ट्रक में ड्राइववे से बाहर निकले। स्टीफन अपनी मिनीवैन में पीछे पीछे चला। स्टीफन अब अपने क्रोध को रोक नहीं सका और जब फुस्को का ट्रक रुका तो वह उनके पास आ गया और उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। हर गोली चलाने के साथ उसने केटी और एंथोनी फुस्को पर अपना गुस्सा उतारा, जिससे उन दोनों की निर्मम हत्या हो गई। इस नरसंहार को वहां मौजूद एक ऑफ ड्यूटी फायर फाइटर ने देख लिया था और दोहरी हत्याओं की सबसे पहले रिपोर्ट करने के लिए उसने ही 911 पर कॉल किया था। फायर फाइटर ने पुलिस को उस भयानक दृश्य के बारे में बताया। फिर पुलिस उससे पूछती है, आपकी आपातकालीन स्थिति का स्थान क्या है? नमस्ते, यह कनेक्टिकट है। यह रूट 7 और रूट 55 पर है। कोई अभी अभी यहाँ आया और ट्रक में बैठे एक आदमी और लड़की को गोली मार दी। यह सब अभी अभी हुआ है। मैं न्यूयॉर्क में एक फायरमैन हूँ। आगे पुलिस उससे पूछती है कि ठीक है सर, क्या आप अभी भी उसके साथ हैं? हम यहाँ सड़क पर हैं। ठीक चौराहे पर? हाँ सर, ठीक चौराहे पर। ठीक है श्रीमान। वह ट्रक सड़क के बीच में है और वह दोनों मर चुके हैं। पुलिस उससे पूछती है कि क्या आपने उस व्यक्ति को देखा जिसने उन्हें गोली मारी? हाँ सर, मैंने उसे देखा है। वह आदमी एक नीला मिनीवैन में था जिसकी नंबर प्लेट दक्षिण कैरोलिना की थी।
फिर पुलिस उससे पूछती है कि अच्छा, गाड़ी किस तरफ गई? इस पर वह आदमी कहता है कि सर, वह गाड़ी डाउन रूट 7 के लिए न्यू मेल की ओर गई है। तभी पुलिस को जल्दी ही एक और कॉल आता है। इस बार यह कॉल स्टीफन की मां ग्रेस की थी। कॉल में ग्रेस ने बताया कि स्टीफन ने उसके सामने क्या कबूल किया था। डिस्पैचर्स को मृत बच्चे के बारे में बताया और बताया कि कैसे स्टीफन ने केटी और उसके पिता को मार डाला था। उसने अपनी पत्नी को मार डाला, उसने उसके पिता को मार डाला, और मैं विश्वास भी नहीं कर सकती कि यह हो रहा है। उसने बच्चे को मरा हुआ यहाँ छोड़ दिया है और वह यहाँ से चला गया है। फिर पुलिस स्टीफन की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देती है। पुलिस को स्टीफन की गाड़ी तो मिल गई, लेकिन स्टीफन गिरफ्तार होने की स्थिति में नहीं था। उसने खुद को गोली मार ली थी और उसका निश्चल शरीर चलती गाड़ी की ड्राइवर सीट पर झुका हुआ पड़ा था। स्टीफन की पूर्व पत्नी एलिसा ने अंततः घटनाओं पर नजर डाली और कहा, यह भावनाओं का एक कठिन रोलर कोस्टर रहा है, क्योंकि मैं केटी और उसके दत्तक पिता और बच्चे को खोने से बहुत टूट गई हूँ। लेकिन यह इतनी राहत की बात है कि अब मुझे यह देखने के लिए अपने कंधे पर हाथ रखकर देखने की जरूरत नहीं है कि स्टीफन वहाँ है या नहीं। सो गाइस, कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसे लगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जल्दी मिलेंगे एक नई रियल क्राइम टाइम स्टोरी के साथ।